नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो कुछ हटके है, अलग है। अभी तक जो आप हमें देख रहे थे उनमें एजुकेशनल वीडियो हुआ करते थे, वो पर्टिकुलर क्लासेस के लिए थे। लेकिन आज का वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो अभी हाल ही में संपन्न हुए बिहार इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में है। तो फ्रेंड्स, इस इलेक्शन में एक चीज़ सामने आई थी और उसी बात को ज़रा दिमाग में डाल के मैंने आज का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली था क्या और क्यों आई बात, और वो बात निकल के कहाँ से आई थी। इनफैक्ट इस बात को देश के सबसे बड़े नेता, अगर प्रधानमंत्री के बाद की हम बात करें तो वो हमारे एलओपी श्री राहुल गांधी हैं। उनके अलावा एक और रीजनल पार्टी बिहार की, उसके एमएलसी हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक ऐसा शब्द है जो है तो बहुत अच्छा, जिसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पिछले कुछ टाइम से वो शब्द, वो जो संज्ञा है, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आई है, एक नेगेटिविटी दे रही है, क्योंकि उसका नाम खराब हो चुका है और एक गलत कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल किया गया वो वर्ड है, वो संज्ञा है। इसलिए उस बात का जिक्र करना आज बेहद ज़रूरी बन चुका है। वो है क्या? वो एक्चुअली जैन जी है। जैन जी शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल किया गया था इस चुनाव में। इससे पहले आपको पता है कि इस जैन जी को यूज़ किया गया था कहाँ पे? नेपाल में या बांग्लादेश में, श्रीलंका में। इन कंट्रीज़ में इस जैन जी का नाम लेके वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों ने, या हम यूँ कहें जो अपोजिशन में पार्टियाँ थीं उन्होंने, या फिर ये बोला जाए कि कहीं ना कहीं उसमें विदेशी फंडिंग हुई थी। ऐसे हमारे पास कोई पुख्ता साक्ष्य या सबूत नहीं है, लेकिन कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई थी। तो अब इसका ही नाम लिया था एक वहाँ के अब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो बिहार इलेक्शन में वहाँ के एमएलसी ने, अपोजिशन पार्टी के एक एमएलसी ने कई बार ये कहा कि अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट इस तरह का नहीं हुआ तो जैन जी सड़कों पे आ जाएगा, खून खराबा होगा। बहुत ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जिन्हें मैं अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हित में भी नहीं है उनको बार बार बोला जाना। लेकिन हमारा एक सुझाव है, चाहे वो एलओपी साहब हों या फिर इस तरह के जो एमएलसी जैसे लोग हों, इनको ये बताना है कि जैन जी जिन्होंने इन देशों में ये काम किया था, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हमारे देश की जो जैन जी है वो एक फुल ऑफ एनर्जी जनरेशन है, और एनर्जी ही नहीं, उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल भी है, और अपने उस इंटेलेक्चुअल को देश में गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो जैन जी हमारे देश में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल वोट डाल के करता है। तो अब उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में किस सोच के साथ लिया होगा एलओपी सर ने, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो शब्द बोले मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड था, या ये हम कहें नाउन है, वो गलत काम करते हुए अभी अलग अलग देशों में दिखाई दिया था। तो इस कॉन्टेस्ट में लिया या किसी और कॉन्टेस्ट में लिया है, मैं इस बात को, उनके अंदर की क्या है मैं उसे नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें अगर उन्होंने इस सोच से लिया है तो मैं उनको एक राय देना चाहूँगा कि आप जैन जी को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए अपील ना करें। जो भी पार्टियां चुनाव हार रही हैं, मेरा सीधा सा उनके लिए एक सुझाव है। सुझाव दोस्तों ये है कि आप ये कहना बंद करिए कि ईवीएम में घपला है या फिर वोट चोरी है। मुझे लग रहा है उनको ग्राउंड लेवल पे जाना चाहिए और रियलिटी को समझना चाहिए कि आखिर सच क्या है, हकीकत क्या है। अगर मैं इलेक्शन में हार रहा हूँ तो उसकी मुख्य वजह क्या है, आखिर जो आवाम है, जो जनता है, उसकी मूल भावना क्या है, वो क्या चाहती है, और हार की हमारी असली वजह क्या है। उन चीज़ों को मंथन करना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को निकालना चाहिए। उसके बाद उन्हीं पे काम करना चाहिए जो आपकी हार की वजह है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि सरकारें एकदम से ऐसा ना हो कि लंबे वक्त तक एक ही गवर्नमेंट बनी रहे। आएँ, लेकिन आप वो तभी आ सकती हैं जब आप लोग काम करेंगे, अपोजिशन काम करेगा अपनी हार की सही वजह पता करने की। वो ये जब तक कहता रहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चोर है, वो गलत वोट डलवा रहा है, यहाँ से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये एक्चुअली ये वजह नहीं है। वजह उनको ज़मीन पे जाके
उनको तलाशने की है कि उनकी हार की मेन कार्ड क्या है। क्या वो उस नब्ज़ को समझ पा रहे हैं? अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हारते रहेंगे और जो वर्तमान में पार्टी हैं वो सरकार में यूं ही चलती रहेंगी। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। खैर, अब हम आते हैं, ये तो था हमारी इस आज के वीडियो का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट वो जिस जैन जी को आपने बदनाम कर दिया था, आखिर वो जैन जी है क्या? और इस जैन जी के अलावा भी कई जनरेशन होती हैं दोस्तों, जो 1997 से लेके 2001 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं को जैन जी नाम से जाना जाता है। ये मतलब एक जी जनरेशन है, 1997 से 2001 के बीच में पैदा हुई। इससे पहले जो पैदा हुई उसे हम जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं, 2001 से 2025 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं। तो इस तरह से ये कई अलग अलग जो ग्रुप हैं उन्हें बांटा गया है, उन्हें अलग अलग नाम से नवाजा गया है, उन्हें उनकी जनरेशन के हिसाब से नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो एक तो जैन जी है, एक आप नोट कर सकते हैं कि 1997 से 2001 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें जैन जी कहते हैं। हम अभी विस्तृत बात करेंगे जैन जी पर, लेकिन उससे पहले इन एज ग्रुप पे जरा हम जाते हैं जो अलग अलग एरा में आए हैं, अलग अलग मतलब जो ईयर में आए हैं उनको क्या क्या कहते हैं। इसके अलावा जो 1997 से पहले लेकिन 1981 के बाद जन्मे लोग हैं उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं। हाँ, इसके अलावा भी है, क्योंकि 1981 से पहले भी जो लोग पैदा हुए होंगे लेकिन 1965 के बाद तक, उनको हम जनरेशन एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? जनरेशन एक्स के नाम से। और 1965 से पहले लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो लोग पैदा हुए थे, इस पीरियड में जो लोग पैदा हुए उन्हें हम बेबी बूमर्स कहते हैं। तो बेबी बूमर्स, अब मैं एक बार फिर से इनका सबका नाम ले दूं, आप उन्हें नोट कर लेना। बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी और जनरेशन अल्फ़ा। तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम एनर्जेटिक ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप जेन जी है या जनरेशन जी है। तो ये जनरेशन जी वो ग्रुप है जिसके अंदर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ये वो ग्रुप है जिसके सामने सोशल मीडिया आया था, जिसके सामने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलग अलग आए हैं। उन्होंने इस चीज़ को आते हुए ही नहीं देखा है दोस्तों, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया भी है। तो वो डिजिटल एरा में पैदा हुए लोग हैं जिनके सामने सारा कुछ डिजिटलाइज लगभग अब हो रहा है। तो ये वही वाला जनरेशन है। तो इस जनरेशन में पूरी ऊर्जा है। इनका जो हम एज ग्रुप की बात करें तो लगभग 24 साल से 28 साल के बीच के लोग हैं, और ये आबादी भारत में लगभग 50% है। तो बहुत ताकतवर ये ग्रुप है दोस्तों। इसके अंदर वो पावर है जो सत्ता को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, लेकिन किसी भी वायलेंट तरीके से नहीं, एक वोट की चोट से कर सकता है सारा कुछ, और वही वो कर भी रहा है। इस देश में जो जेन जी है वो वोट की ताकत को समझता है, वोट की अहमियत को समझता है। वो ये जानता है क्या कि वोट से ही हम नई नई सरकारों को बनाएंगे या किसी भी सरकार को हम हटा देंगे। लेकिन जैसा नेपाल, जैसा बांग्लादेश में हुआ, हम वैसा बिल्कुल अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान में कभी नहीं होने देंगे। ये जैन जी चाह रहा है। जैन जी में मैं आपको फिर से एक याद दिला दूं, वो पावर है, वो ताकत है, क्योंकि वो 50% आबादी है। अगर ये चाहे तो देश के प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि 47 तक हम एक डेवलप कंट्री बनना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर जैन जी आज इस बात को ठान ले और अपना मिशन बना ले जो प्रधानमंत्री का विज़न है, तो 47 तो दूर की बात है, 37 तक वो डेवलप कंट्री बना सकते हैं। आई एम डैम श्योर ऑफ इट, क्योंकि 47 तो दूर तक है। अगर 37 की बात करें तो जो बच्चा आज 28 साल का है उसकी एज तब तक 37 तक 40 हो जाएगी। तो तब तक वो इस दुनिया में इस देश में एक नया सवेरा लेके आ सकता है, एक नया हिंदुस्तान बना सकता है, जो कभी या जो हमारे प्रधानमंत्री के विज़न में है, उसी को मिशन अगर ये जनरेशन बना लेती है। और इसके बाद की बात करें तो जो आबादी लगभग 35 साल की अगर हम बात करें तो वो लगभग इस देश में 65 साल है। तो देश हमारा सबसे युवा देशों में शामिल है, लेकिन ये युवा कोई उग्रवाद नहीं करेंगे। इस देश के युवाओं को संस्कार, भले वो डिजिटलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, लेकिन उनके परिवार से ही मिलते हैं। उनके परिवार जो हैं
वो भारतीय संस्कृति उनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा एक संकेत है, मेरा एक संदेश भी है कि उन लोगों को आप इस सियासत की उस गलत आग में झोंकने की कोशिश मत करो। वो बेहद समझदार है, आपके बहकावे में आने से पहले वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करता है। वो देखता है कि हमारा देश हम बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश को यहाँ पे लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। तमाम क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया था, तब ये खूबसूरत देश उन्हें भारतवर्ष बन के मिला था। और इस देश को वो अब उन अपने किसी गलत कदम से एक बार फिर से आग लगाने की नहीं सोच सकते हैं दोस्तों। तो बस यही मेरा एक छोटा सा एक संदेश था, एक संकेत था, जिसमें मैं आपको ये अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते थे। इनमें सबसे ताकतवर जो ग्रुप है वो जेन ज़ी है, जो हमेशा जिसने डिजिटलाइजेशन को देखा ही नहीं, समझा भी था। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंट है। जो 40 वर्ष के आसपास के युवा हैं वो पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उधर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेन ज़ी आज उन्होंने क्या किया, उनकी चाहे शॉपिंग हो चाहे कुछ, उन्होंने सीधा फ़ोटो देखा, ऑर्डर किया और उनके यहाँ पे जो भी ज़रूरत उनके थी वो घर पे आ गया। ये जेन ज़ी है। ये अपना टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट नहीं कर रहा है। अब आप समझ सकते हो क्या कि उसे शॉपिंग के लिए बाहर जाना भी लग रहा है कि यार ये तो टाइम वेस्ट एक्सरसाइज है, इसे तो हम 1 मिनट में कर सकते हैं। हमें जो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है हम ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इस काम को कर रही हैं, तो वो कर देंगे। और अपनी उस ऊर्जा को वो तमाम अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में लगा रहे हैं। लेकिन जो मिलेनियल्स है वो इसे पहले सोचता है, समझता है, एक बार बाहर जाके देखेगा, मार्केट में देखेगा, फिर वो कहीं जाके ऑनलाइन पेमेंट करके डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसका यूज़ करेगा। ये एक बेसिक फ़र्क है। और उससे पहले की जो आबादी है, जैसे मैंने बताया था आपको, जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसने तो इस दुनिया का सपना ही नहीं देखा कि वो स्मार्टफोन के बिना भी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। जो मैं अगर बात करूं, जो जनरेशन एक्स जो सिर्फ़ और सिर्फ जो कीपैड के फ़ोन तक सीमित थे, लेकिन जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे तो आज अगर 6 या 8 या 10 साल का है वो बहुत अच्छे से स्मार्टफोन फ्रेंडली है, वो टेक फ्रेंडली है, जैसे जेन ज़ी है उसी ढंग से वो और ज़्यादा एडवांस वाली जनरेशन है। तो यही दोस्तों मैं एक बात आपसे कर रहा था कि जेन ज़ी गलत रास्ते पे नहीं जाने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।